मटेरियल कॉस्ट आप या तो निकाल सकते हो, मटेरियल वेस्टेज निकालना है एक्चुअली हमें। 355 तो हम वैसे भी इनकर कर रहे हैं, 355 अभी भी इनकर कर रहे हैं, तो उसमें कुछ इंक्रीमेंटल नहीं है। व्हाट वी हैव टू फाइंड इज द एडिशनल, एक्स्ट्रा हम कितना इनकर कर रहे हैं, विच इज वेस्टेज। या तो आप इसका 0.5% वेस्टेज निकाल सकते हो डायरेक्टली, जो आपने किया 0.5 करके ऐड कर दिया जो आप बोल रहे हो, या फिर यू डिवाइड इट बाय 0.995। दोनों तरीके से हम वेस्टेज निकालते हैं। एक अजम्पशन कि हमारा जो 5% या 0.5% का वेस्टेज है दैट इज ऑन द टोटल प्रोडक्शन, एंड द सेकेंड अजम्पशन इज दैट इज ऑन इनपुट। इनपुट जितनी क्वांटिटी की उसका 0.5% वेस्ट हो गया, या फिर आउटपुट जो निकला उस पर 0.5% वेस्ट हो गया। दोनों अजम्पशंस के बेसिस पे आपका मटेरियल वेस्टेज अलग अलग निकल सकता है। या तो आप इस तरह से निकाल सकते हो या फिर आप इस तरह से निकाल सकते हो, बोथ आर करेक्ट। हम कौन सा ले, बोलो, ये वाला। ओके, तो ये तो आया है एक यूनिट का वेस्टेज, पर यूनिट हमारा कितना वेस्टेज है। ऐसे कितने यूनिट्स हम बना रहे हैं, 3 लाख यूनिट्स, तो इंक्रीमेंटल वेस्टेज पूरा हो जाएगा हमारा दिस मल्टीप्लाइड बाय 3 लाख, 5,32,500। ये हो गया मटेरियल कॉस्ट। बाकी के वेरिएबल कॉस्ट में तो कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी वेरिएबल कॉस्ट में कोई डिफरेंस नहीं बोला है ना। जो अदर वेरिएबल कॉस्ट है 404.7 माइनस 355, निकालने की भी जरूरत नहीं है हमें। पहले भी 3 लाख यूनिट्स पे उतने ही लग रहे थे, अभी भी उतने ही लगेंगे, सो देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट देम। इंक्रीमेंटल कोई चेंज उसमें नहीं है। इसके बाद बोला है फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड 30 लाख के होंगे साल में। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड अगर पुरानी मशीन से आप चलोगे तो 30 लाख के होंगे, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन तो हमें कंसिडर करना भी नहीं है। आपका ऑलरेडी जो मशीन आप खरीद चुके हो, अब आप सिर्फ उसके कॉस्ट को चार्ज कर रहे हो। सो डेप्रिसिएशन इज अ काइंड ऑफ संक कॉस्ट ओवर हियर। आप उसको अभी रिवर्स नहीं कर सकते हो, ऑलरेडी आप वो इनकर कर चुके हो, मशीन आप ऑलरेडी खरीद चुके हो, तो वो डेप्रिसिएशन लगना ही है। आप भले ही नई मशीन से उसको रिप्लेस कर लो या फिर ओल्ड मशीन से ही काम चलाते रहो, ये तो संक कॉस्ट था, आप सिर्फ उसको चार्ज कर रहे हो एज डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन विल नॉट बी रेलिवेंट, उसको कंसिडर हम नहीं करेंगे। उसको छोड़ के बाकी के फिक्स कॉस्ट बोले गए हैं। अगर आपकी मशीनरी आप रिप्लेस नहीं करते हो तो लगते हैं 30 लाख, और अगर मशीन रिप्लेस कर लेते हो तो देयर इज सम एडिशनल कॉस्ट ऑफ 14,200। तो हम इंक्रीमेंटल अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, हम सिर्फ ये जो एडिशनल वाला लग रहा है उसी को कंसिडर करेंगे। इट इज 14,200 पर मंथ, एंड आगे दिया हुआ है इट्स फॉर द होल ईयर। जहां पर वो दिया है ना एडिशनल 14,200 वाला, वो लाइन में बोला है फिक्स कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द एडवांस मशीन विल इंक्रीज बाय 14,200 पर मंथ फॉर द होल ईयर। ये इसलिए बोला है कि भले ही मशीन 10 महीने ही चल रही है तो भी आपको ये कॉस्ट पूरे साल के हिसाब से इनकर करने पड़ेंगे। एडवांस मशीन चलेगी सिर्फ 10 महीना, तो एक अजम्पशन में आप 10 महीने का भी कॉस्ट ले सकते हो कि हमें 10 महीने ही मेंटेन करना है, लेकिन फिर भी उनने स्पेसिफाई कर दिया कि यू हैव टू इनकर दिस फॉर दी होल ईयर, पूरे 12 महीने के कॉस्ट ये लगेंगे। सो वील हैव एडिशनल मशीन मेंटेनेंस कॉस्ट, ये हो जाएगा हमारा कितना है 14,200 पर मंथ। सो फॉर 12 मंथ्स इट विल बी 1,74,000। 1,70,400। और क्या बोला है क्वेश्चन में? सो वी हैव कंसिडर्ड दिस फिक्स कॉस्ट ऑफ 30 लाख। इसके बाद पेनल्टी रिवॉर्ड हमने कंसिडर कर लिया। प्रोक्योर जो कर चुके 14.2 की मशीन वो कंसिडर करना ही नहीं है, वो संक है। बोला है जो मशीन आपने पुरानी ली थी उसको अगर आप 1 साल के बाद बेचोगे तो आपको 3.55 लाख मिलेगा।
नाउ इफ यू आर गोइंग फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ दिस मशीन, तो आप इसको बेच नहीं पाओगे। अगर आप अभी इसको एडवांस मशीन से रिप्लेस कर लोगे तो आप ईयर एंड पे इसको सेल आउट नहीं कर पाओगे, डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाओगे। दैट मीन्स अगर रिप्लेस नहीं करते तो हमें 355 मिलता, रिप्लेस करने पे हमें ये नहीं मिलेगा, तो ये भी एक तरह से इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो गया, ये भी यहां पर आएगा। लॉस ऑफ डिस्पोजल वैल्यू 3,55,000। और ये जो नई मशीन हमने खरीदी है इसकी तो कोई स्क्रैप वैल्यू है ही नहीं, तो इससे तो कुछ मिलने वाला ही नहीं है। इससे कुछ मिल रहा होता तो वो बेनिफिट में चला जाता। और क्या बोला है, रिप्लेसमेंट का कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट हमें लग नहीं रहा है। देन 1 ईयर 10 मंथ्स वाला हमने कंसिडर कर लिया, वेस्टेज हमने कंसिडर कर लिया। सो वी हैव कंसिडर्ड एवरीथिंग। जो भी डिटेल्स हमें दिए थे उसमें इंक्रीमेंटल प्रॉफिट्स, इंक्रीमेंटल कॉस्ट हमने निकाल लिए। दिस विल गिव अस द फाइनल इंक्रीमेंटल कॉस्ट और बेनिफिट। So we'll have incremental benefit. हम जो न्यू मशीन है 10,65,000 का, वो हम लोग को 14,20,000 पे तो 14,20,000 पे तो नहीं मिल रहा है ना, तो वो भी तो हम लोग का गेन ही माना। आपको रिफंड किया क्या? लेकिन मेरे को 14,20,000 का जो मशीन है वो मैं दे के ले रहा हूँ 10 लाख का मशीन। तो गेन हुआ कि नुकसान हो गया? गेन हुआ। आप मुझे 14 लाख की चीज दे रहे हो, उसके बदले में मैं आपको 10 लाख की चीज दे रही हूँ, आपको फायदा हुआ? और वो भी जो नुकसान हुआ वो भी आपके हाथों में नहीं है, इट इज संक। आप ऑलरेडी पुरानी मशीन खरीद चुके हो, अब आप चाहो तो उस मशीन को एज इट इज कंटिन्यू करो, या फिर चाहो तो उसकी जगह एक नई मशीन ले लो विदाउट इनकरिंग एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट और एनी एक्स्ट्रा बेनिफिट। कुछ भी हमारे बीच में लेन देन नहीं हो, सिर्फ आप मशीन एज इट इज रख लो। स्क्रैप कंसिडर करेंगे क्योंकि मशीन रिप्लेस करने की वजह से वो नहीं मिलेगा, जो पहले मिल रहा था वो नहीं मिलेगा, जबकि मशीन रिप्लेसमेंट में कोई कैश इनफ्लो आउटफ्लो हो ही नहीं रहा है। आप ऑलरेडी खर्च कर चुके हो, अब उस वैसे ही चलोगे तो भी आपको कुछ पे नहीं करना है, एडवांस मशीनरी ले लोगे तो भी आपको कुछ पे नहीं करना है। कितना आ रहा है इंक्रीमेंटल बेनिफिट? 442,100। सिंस वी हैव द पॉजिटिव फिगर, इंक्रीमेंटल बेनिफिट है, तो हम बोल सकते हैं कि हमें एडवांस मशीनरी पे जाना चाहिए। वी शुड गेट द ओल्ड मशीनरी रिप्लेस्ड। रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। S Limited engaged in manufacturing activities. It has received a request from one of its important customers to supply a product which will require conversion of material M, which is a non-moving item. You understand what is non-moving item? मालूम है नहीं है? Fast moving, slow moving, non-moving? No. So there are some materials जिनका consumption बहुत fast pace पे होता है, चलता रहता है, उनको खरीदते हैं, कंज्यूम हो जाता है, फिर खरीदते हैं, कंज्यूम हो जाता है, रूटीन बेसिस पे चलता रहता है। दे आर फास्ट मूविंग मटेरियल्स। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनका कंजम्पशन बहुत कम होता है, ऐसे 4 महीने में एक बार हमें जरूरत पड़ी, खरीद के हमने रख लिया, फिर उसका कंजम्पशन धीरे धीरे कभी होता है बट एट अ वेरी स्लो पेस। दे आर स्लो मूविंग मटीरियल्स। एंड नॉन मूविंग मतलब
हमने मटेरियल खरीदा था, उसके बाद मान लो हमने वो प्रोडक्ट ही बनाना बंद कर दिया जिसमें मटेरियल कंज्यूम करना था, वो प्रोडक्ट ही बंद कर दिया, तो अब वो मटेरियल हमारे पास पड़ा हुआ है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है, दैट इज नॉन मूविंग, हमारे पास पड़ा है, सालों तक पड़ा ही रहेगा, कोई और उसका यूज ही नहीं है, उसका कंजम्पशन हो ही नहीं रहा है. सो वी हैड सच अ मटेरियल M जिसका कहीं कंजम्पशन नहीं हो रहा था. हमें एक कस्टमर ने रिक्वेस्ट करी है कि आप इस मटेरियल को कन्वर्ट करके हमें दो, एक प्रोडक्ट बनाओ जिसमें आपको इस मटेरियल का कन्वर्जन करना पड़ेगा. द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल. मटेरियल M की हमें बुक वैल्यू दी है. बुक वैल्यू इज द हिस्टोरिकल कॉस्ट. हम बुक्स पे किसी भी एसेट को उसके हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं. सो बुक वैल्यू विल बी द हिस्टोरिकल कॉस्ट, जितने में हमने खरीदा. रियलाइजेबल वैल्यू दिया है, जितने में हम आज के दिन इसको बेच सकते हैं. एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट दिया है, आज के दिन अगर हम इसकी जगह फ्रेश मटेरियल M खरीद के लाएं तो कितने में मिलेगा, आज के दिन इसको रिप्लेस करें बाय फ्रेश मटेरियल तो हमें कितने में पड़ेगा. It is estimated that conversion of 1 unit of M into 1 unit of finished product will require 1 labor hour. 1 यूनिट ऑफ M को अगर हमें फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है 1 घंटा लगेगा. At present labor is paid at the rate of ₹20 per hour. Other costs are as follows. Right now लेबर का पेमेंट हम ₹20 पर आवर के रेट पे कर रहे हैं और उसके दूसरे कॉस्ट हमें दिए हैं. आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस 30 पर यूनिट, एलोकेटेड ओवरहेड्स 10 पर यूनिट. दीज आर दी अदर कॉस्ट गिवन कन्वर्जन करने के. तो अलोकेटेड ओवरहेड तो हमें मालूम है, इट इज नथिंग बट एब्जॉर्ब जो हो गए ओवरहेड, तो ये तो कभी भी हमारे लिए रेलेवेंट होते ही नहीं है. एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आर ऑलवेज इररेलेवेंट. ओवरहेड अगर स्पेसिफिकली इससे रिलेटेड होता तो रेलेवेंट होता. ये तो ओवरऑल या जनरल ओवरहेड है जिसका एक हिस्सा हमने इस पे चार्ज किया है, दैट इज नॉट रेलेवेंट. कस्टमर ये नहीं भी दे तो भी हमें चलेगा, इसकी हम डिमांड नहीं करते कस्टमर से. द लेबर विल बी रीडिप्लॉयड फ्रॉम अदर एक्टिविटीज. हम यहाँ पर जो लेबर लगाएंगे ये वाला जॉब करने के लिए, वो ऑलरेडी कहीं दूसरा काम कर रहा है, वहां से हम उठा के उसको इधर ला रहे हैं ये जॉब करने के लिए. इट इज एस्टिमेटेड दैट टेम्पररी रीडिप्लॉयमेंट विल नॉट रिजल्ट इन लॉस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन. ऐसा नहीं है कि हमने दूसरे जॉब से उठा के इसमें उसको लगाया तो दूसरे जॉब में कोई लॉस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ. थोड़े टाइम के लिए अगर आप उसको डिप्लॉय कर भी लो तो भी देयर इज नो लॉस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन. The employees to be redeployed are permanent employees of the company. जिन employees को आप इधर लगा रहे हो, redeploy कर रहे हो, they are permanent employees. मतलब ऐसा नहीं है कि उनको इधर आप काम करा रहे हो इसलिए उनको सैलरी दे रहे हो या वेजेस दे रहे हो. They are permanent. आपको उन्हें वेजेस देना ही है, आप ये जॉब कराओ या ना कराओ. So it is not specifically related to this job. ये तो आपको पे करना ही है. Estimate the minimum price to be charged from the customer so that the company is not worse off by executing the order. कितना मिनिमम हम चार्ज करेंगे, तो हमने हमेशा देखा है जब भी कोई एडिशनल ऑर्डर होता है हम सिर्फ उससे मार्जिनल कॉस्ट चार्ज करते हैं. जितना एक्स्ट्रा लग रहा है बस उतना चार्ज करेंगे, उतना भी अगर उसने दे दिया हमें चलेगा. ओके, शुरुआत से देखें क्या क्या कॉस्ट है जो हम इनकर कर रहे हैं. सबसे पहले तो हमें मटेरियल M का बुक वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू, रिप्लेसमेंट कॉस्ट दिया है. क्या इनमें से कोई भी कॉस्ट रेलेवेंट है? अगर है तो कौन सा? बुक वैल्यू माइनस रियलाइजेबल वैल्यू, व्हाट विल इट गिव यू? प्रॉफिट और लॉस? नो. बुक वैल्यू कैसे रिलेवेंट है? एंड वाई रियलाइजेबल वैल्यू? करेक्ट. मटेरियल आप ऑलरेडी खरीद चुके हो और वो नॉन मूविंग है. बुक वैल्यू इज द हिस्टोरिकल कॉस्ट जो आप कर चुके हो. अब अगर आप ये कस्टमर को नहीं भी बेचोगे, ये मटेरियल तो ऑलरेडी खरीदा जा चुका है, इसका कुछ नहीं हो सकता. अगर उसको नहीं बेचते हो तो आप इसको बेच सकते हो. अगर आप इसको ट्रांसफॉर्म करके प्रोडक्ट कस्टमर को नहीं बेचते हो तो यू कैन सेल इट एज इट इज. हमें रियलाइजेबल वैल्यू दी है. रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब आज के दिन अगर सेल करने जाओ तो इतना हमें रियलाइज होगा. तो अगर हम इसको कस्टमर को नहीं बेचें तो हम रियलाइज कर सकते हैं इसको एज इट इज बेच के हम
80 रुपीज अर्न कर सकते हैं। 60 रुपीज तो हम पास्ट में इनकर कर चुके हैं, वो ऑलरेडी जब खरीदा था मटेरियल तब इनकर हुआ। अब अगर वो मेरे पास फालतू पड़ी है कोई चीज से, मैंने ये मान लीजिए कैलकुलेटर खरीदा था, अब कोई यूज ही नहीं आता मुझे, आई हैव स्टॉप स्टडीइंग, आई हैव स्टॉप टीचिंग, सब कुछ बंद हो गया है, अभी ऐसे ही पड़ा है। खरीदा था 5,000 रुपए में, अभी ऐसे ही पड़ा है, फालतू वेस्ट। नाउ इफ एनीबडी कम्स टू मी एंड सेज मैं 1,000 रुपए दूंगी तो भी मुझे बेच देना चाहिए ना, या मुझे वेट करना चाहिए कि मैंने तो 5,000 में खरीदा तो कोई 5,000 से ज्यादा दे तब बेचू। 5,000 में आपने कब खरीदा था, और अब आपके लिए इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। अब अगर आप इसको नहीं बेचोगे तो 5,000 का नुकसान होगा, बेच दोगे तो कम से कम 1,000 रुपए मिलेगा, 4,000 का ही नुकसान होगा ना। आया समझ में? तो जो पास्ट में आप बुक वैल्यू इनकर कर चुके हो, हिस्टोरिकल कॉस्ट इनकर कर चुके हो, वो रेलेवेंट नहीं है, उससे हम फ्यूचर का डिसीजन नहीं ले सकते। वैसे ही रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब इसकी जगह नया मटेरियल हम ले आए, मटेरियल एम पुराना देके हम उसकी जगह नया अगर मटेरियल एम आज के दिन फ्रेश लेकर आना चाहें तो कितने में आएगा। जब मटेरियल एम आपके लिए नॉन मूविंग है तो आप क्यों उसको नया खरीद के लाओगे, आपका ऑलरेडी उसका कंजम्पशन ही नहीं हो रहा है, जो पड़ा है वो नहीं निकल रहा है, तो आप नया क्यों खरीदोगे। अगेन दिस रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज नॉट रेलिवेंट। लेकिन ये मटेरियल एम जो हमारे पास अभी फालतू पड़ा है, इट्स नॉन मूविंग, हम चाहें तो उसे रियलाइज कर सकते हैं, कुछ रियलाइजेबल वैल्यू हमें मिल रही है, वो ऑल्टरनेटिव है हमारे पास। अगर उसको रियलाइज करने की जगह हम उसको प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं, सो दिस 80 रुपीज और द रियलाइजेबल वैल्यू बिकम्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये एक ऑल्टरनेटिव था हमारे पास उस मटेरियल का जो हम फोरगो कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए रेलिवेंट होगा। सो 80 रुपीज हम अपने कस्टमर से डिमांड करेंगे। मतलब मटेरियल एम के रिस्पेक्ट में हम उससे 80 रुपीज मांगेंगे। उसके बाद हमें दिया है लेबर 1 घंटा लगता है 1 यूनिट कन्वर्ट करने का, और हम पे करते हैं 1 घंटे का रेट 20 रुपीज। लेकिन नीचे वाले पैराग्राफ में ये भी बोला है कि ये जो लेबर है ये ऑलरेडी हमारा ही है, अलग से नहीं लेकर आए हम, और ये परमानेंट लेबर है। इट इज नॉट वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कि आपने ये वाला काम किया तो इससे रिलेटेड पैसे दिए, वो वाला काम किया तो उससे रिलेटेड पैसे दिए। ये परमानेंट है, इसको हमें देना ही है, वो कोई भी काम करे। तो ऐसा नहीं है कि आप ये जॉब करवा रहे हो इसलिए आपको 20 रुपीज उसको पे करने पड़ रहे हैं। वो कुछ भी करता 20 रुपीज, कुछ ना भी करता तो भी 20 रुपीज हमें पे करना ही पड़ते हैं। और ये भी बोला है कि ऐसा भी नहीं है कि कोई दूसरे जॉब से इधर आ रहा है तो उसका कोई नुकसान हो रहा है। कोई दूसरे जॉब पे अगर हमारा लेबर काम करता तो उससे कंट्रीब्यूशन 50 रुपीज आ जाता, अब ये जॉब कर रहा है तो कंट्रीब्यूशन 20 रुपीज ही आ रहा है। ऐसा भी नहीं है कि कोई कंट्रीब्यूशन लॉस हो रहा है, ये भी हमें बोला गया है। टेम्पररी डिप्लॉयमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन लॉस नहीं है। इसका मतलब लेबर से रिलेटेड देयर विल बी नीदर अ बेनिफिट नॉर अ कॉस्ट। ना तो हम इस जॉब के लिए उसे कुछ एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, ना ही इस जॉब में उसको एम्प्लॉय करने की वजह से हमने कुछ खोया है। ना एक्स्ट्रा कोई कॉस्ट लग रहा है, ना एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट हो रहा है, वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, इट्स नॉट रेलिवेंट। नेक्स्ट, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस आर रेलिवेंट। ये जॉब करने के लिए आपको कैश पे करना पड़ रहा है 30 रुपीज। अलोकेटेड ओवरहेड, ये तो इररेलेवेंट ही होता है, अलोकेशन है, चार्ज किया है आपने, सिर्फ इनकर इसके लिए नहीं किया, ये सिर्फ इसी जॉब के लिए इनकर किया, दैट्स इट। तो दैट मीन्स हम अपने कस्टमर से मिनिमम 110 रुपीज पर यूनिट चार्ज करेंगे। इतना छोटा सा सोल्यूशन है। Question number 5. A company had nearly completed a job relating to construction of specialized equipment when it discovered that the customer had gone out of business. एक स्पेशल जॉब, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट वो बना रहा था, किसी के ऑर्डर पे स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट बन रहा था। बाद में पता चला कि कस्टमर का बिजनेस बंद हो गया है। बिजनेस बंद हो गया तो अब तो वो ये इक्विपमेंट लेगा नहीं। At this stage, the position of the job was as under. अभी तक जितना काम हो चुका है उसके हिसाब से the position is
ओरिजिनल कॉस्ट एस्टिमेट जब हमने बनाना शुरू किया तब एस्टिमेट किया था कॉस्ट लगेगा 1,75,200. कॉस्ट इनकर्ड सो फार